Hello everybody, welcome to my channel. This is Professor Ivneet. So today I am going to teach you buyback of shares. ये कंपनी लॉ का एक टॉपिक है जो कि शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में है. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है. सो जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, मैं उनको बता दूं कि मैंने इससे पहले कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ, स्टैटिस्टिक्स की बहुत सी वीडियोस बनाई हैं. अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट्स में दे दूंगी, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. अब बायबैक ऑफ शेयर्स होता क्या है? बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब होता है जब कंपनी अपने शेयर्स को लोगों से वापस खरीद लेती है. ओके, तो जो ये बायबैक का जो कंसेप्ट था, ये कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1999 में इंट्रोड्यूस किया गया. अब बायबैक क्यों करती है कंपनी, क्यों अपने शेयर्स को वापस खरीदती है? उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन ये मेजर रीजंस क्या क्या हैं? जब कंपनी सरप्लस कैश, मतलब कंपनी के पास बहुत सारा कैश है, मतलब शेयर होल्डर्स को लौटाना चाह रही है, तो फिर वो उनसे शेयर्स वापस खरीद लेती है. या फिर कंपनी जो है अपनी शेयर वैल्यू को बढ़ाना चाह रही है, मीन्स अपनी शेयर्स की प्राइस को इंक्रीज करना चाह रही है. अब ये कैसे होता है? देखो, अगर कंपनी किसी चीज़ की सप्लाई को कम कर देगी तो इसमें डिमांड एंड सप्लाई जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है यहाँ पे अप्लाई होता है कि देखो, अगर सप्लाई कम हो जाती है, मीन्स अगर कंपनी अपने शेयर्स वापस खरीद लेती है तो सप्लाई कम हो गई कंपनी की तरफ से, लेकिन डिमांड अभी भी है, तो क्या होगा कि प्राइस जो है वो शेयर्स के ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे. तो शेयर्स की वैल्यू को, शेयर्स के प्राइस को इंक्रीज करने के लिए भी कंपनी बायबैक करती है. या फिर अगर वीकनेस है मार्केट में, जो है टेम्परेरी वीकनेस आ गई कंपनी में, या फिर शेयर्स के प्राइस गिर रहे हैं, तो शेयर प्राइस को सपोर्ट करने के लिए भी जो है कंपनी जो है अपने शेयर्स को बायबैक करती है, खरीदती है. देन नेक्स्ट इज, अगर कंपनी ने कोई टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर बना रखा है कि हमने इतना कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखना है, और अगर उनका कैपिटल स्ट्रक्चर उससे ज़्यादा चला गया है, तो अपने टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, वहाँ तक आने के लिए कंपनी जो है बायबैक कर लेती है, अपने शेयर्स को वापस ले लेती है, और एक टारगेट जो उन्होंने सोच रखा है कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर इतना होना चाहिए, उसे मेंटेन करने के लिए कंपनी बायबैक करती है. देन नेक्स्ट इज, प्रमोटर्स जो हैं वो कंपनी पे बेटर होल्ड कर पाते हैं बायबैक की वजह से. ओके, तो ये रीजंस है. नेक्स्ट इज, कंपनी जो इंडिया है, इंडिया में बायबैक कब हुआ, किसने किया, उसकी एक एग्जांपल है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS, जो कि 1968 में एस्टैब्लिश की गई थी. उसने अभी रिसेंटली मार्च 2022 में बायबैक करा है 18,000 करोड़ का, जिसमें उसने 4 करोड़ के इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं. उस एक इक्विटी शेयर की वैल्यू 3700 थी, लेकिन उन्होंने 4500 पर शेयर के अकॉर्डिंग जो है वो अपने शेयर्स को वापस खरीदा है. देखो, अगर वो प्राइस मार्केट प्राइस से थोड़ा ज़्यादा देंगे तभी तो लोग अपने शेयर्स को बेचेंगे ना, अदरवाइज क्यों शेयर होल्डर अपना शेयर बेचेगा. ठीक है, तो उन्होंने 4500 पर शेयर पे जो है वो बायबैक किया था. नेक्स्ट इज, पावर ऑफ कंपनी टू परचेज इट्स ओन सिक्योरिटीज. अब देखो, जो बायबैक ऑफ शेयर्स हैं, ये जो है 3 सेक्शंस के अंडर कवर अप होते हैं. सेक्शन 68, 69 एंड 70 मैं सारे इसमें कवर अप करूंगी. तो सबसे पहले सेक्शन 68 क्या कहता है कि कंपनी अपने शेयर्स जो है, अपने ही शेयर्स या फिर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज किस में से खरीद सकती है. या तो वो फ्री रिजर्व्स का पैसे को यूज़ करके अपने शेयर्स को खरीद ले. फ्री रिजर्व्स मतलब कोई भी रिजर्व्स होते हैं जिसमें उन्होंने अपने पैसे जो है रख रखे होते हैं, फंड्स होते हैं, उसमें से पैसे को यूज़ करके वो बायबैक कर सकती है. या फिर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में से फंड को ले सकती है. या फिर जैसे अगर कंपनी ने फ्रेश इशू किया है बायबैक के लिए, उसके अलावा अगर उससे पहले भी कंपनी ने कोई अर्लियर इशू करा था, उससे जो पैसा आया है उस पैसे से भी कंपनी बायबैक कर सकती है. देन all listed और unlisted companies are included for the purposes of this section. means बायबैक जो है वो लिस्टेड कंपनीज भी कर सकती है और अनलिस्टेड कंपनीज भी कर सकती है. देन नेक्स्ट इज, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज. कौन सी सिक्योरिटीज होती हैं? इसमें वो सिक्योरिटीज आती हैं जैसे कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम या फिर अदर सिक्योरिटीज जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम स्पेसिफाई करती रहती है, तो वो सिक्योरिटीज जो है वो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के अंदर इंक्लूड होती है.
नेक्स्ट इज, अब कंडीशंस क्या है बायबैक करने की, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है। सबसे फर्स्ट कंडीशन ये है कि नो कंपनी शैल परचेज इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। कंपनी तब तक बायबैक नहीं कर सकती अगर उनका बायबैक आर्टिकल्स की तरफ से ऑथराइज नहीं है। मींस अगर आर्टिकल्स में लिखा है कि कंपनी बायबैक कर सकती है तभी कंपनी बायबैक करेगी, अदरवाइज कंपनी अपने शेयर्स को वापस नहीं खरीद सकती। और जो बायबैक होगा वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होके ही होगा। मींस जनरल मीटिंग में कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तभी कंपनी जो है वो बायबैक कर सकती है। और जो बायबैक है वो 25% से कम होना चाहिए। अब 25% किसका? कंपनी की जो टोटल पेड अप कैपिटल है जिसमें फ्री रिजर्व्स भी इंक्लूडेड है, वो जितनी है टोटल पेड अप कैपिटल उसका 25% निकाला जाएगा। तो कंपनी जो है बायबैक 25% से कम ही कर सकती है उस टोटल पेड अप कैपिटल का, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। द डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 2:1 आफ्टर द बायबैक। बायबैक करने के बाद ऐसा ना हो कि कहीं डेट इक्विटी रेशियो भी 2:1 से ज्यादा हो जाए, मतलब डेट इक्विटी रेशियो 2:1 ही रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो वो हायर रेशियो भी प्रिस्क्राइब कर सकती है किसी कंपनीज के लिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है। ओके, नेक्स्ट इज ऑल द शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज फॉर द बायबैक आर फुली पेड अप। मतलब जिन सिक्योरिटीज को आप बायबैक कर रहे हो वो फुली पेड अप होनी चाहिए। मींस ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस पर कोई कॉल्स पेंडिंग हो। Next is the buyback of the shares or other specified securities shall be carried out in accordance with the regulation framed by the SEBI. बायबैक आप किन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग करोगे? अगर तो देखो आपकी सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो आपको सेबी की रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बायबैक करना पड़ेगा। इन केस अगर आपकी सिक्योरिटीज जो है या फिर आपके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है तो आपको गवर्नमेंट की रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बायबैक करना पड़ेगा। ओके, then next is the gap between two offers of buyback shall be at least 1 year। मतलब अगर आप 2 बायबैक कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें कम से कम 1 साल का गैप होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने इस साल बायबैक करा और अगले साल आप फिर करने बैठ गए, तो कम से कम 2 बायबैक ऑफर्स में 1 साल का गैप होना जरूरी है। अब आप नोटिस दोगे मीटिंग का। अब कौन सी मीटिंग की बात हो रही है? ये जनरल मीटिंग की बात हो रही है जिसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा बायबैक के लिए, ठीक है। तो उस नोटिस के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी और उस स्टेटमेंट में आप क्या क्या चीज लिखेंगे? आप पूरा डिस्क्लोजर दोगे, सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताओगे उसमें। आप बायबैक क्यों कर रहे हो, मतलब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है आपको बायबैक करने की, क्या नेसेसिटी है। देन किस क्लास ऑफ सिक्योरिटी, मतलब किस क्लास के शेयर्स आप खरीद रहे हो बायबैक के अंडर, कितना पैसा लगा रहे हो बायबैक में, ठीक है, और बायबैक कितने टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में देनी होगी। देन नेक्स्ट इज एवरी बायबैक शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। जैसे ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको बायबैक कंप्लीट करना पड़ेगा। द बायबैक मे बी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी शेयर होल्डर्स, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप बायबैक आप किस किस मेथड से कर सकते हो? या तो आप जो एग्जिस्टिंग आपके शेयर होल्डर्स हैं उनसे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हायर प्राइस पे बायबैक कर सकते हो, शेयर्स को वापस खरीद सकते हो, या फिर आप ओपन मार्केट से ले सकते हो। ओपन मार्केट मतलब आप स्टॉक एक्सचेंज में जाके सीधा ही किसी से भी शेयर्स जो है अपने वापस खरीद सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, अपने एम्प्लॉइज से ही शेयर्स को वापस खरीद सकते हो जो कि उनको स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंडर या स्वेट इक्विटी के अंडर उनको इशू हुए थे। तो इन तीनों में से किसी भी मेथड से आप बायबैक कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि कंपनी सॉल्वेंट है, उनके पास इनफ फंड्स हैं। द बोर्ड बिफोर मेकिंग सच बायबैक, मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ठीक है, वो बायबैक करने से पहले उनको रजिस्ट्रार और सेबी, मतलब रजिस्ट्रार एंड सेबी, रजिस्ट्रार के पास भी और सेबी के पास एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है सॉल्वेंसी की, जिसमें ये बताना पड़ता है कि हाँ भाई हमारी कंपनी सॉल्वेंट है, हमारे पास पैसे हैं, फंड्स हैं, और साथ में एक एफिडेविट भी लगाना पड़ता है जिसमें ये बताया गया होता है उस एफिडेविट में कि हमने पूरी इंक्वायरी करी है कंपनी की, कंपनी पूरी तरह से सॉल्वेंट है और जो कंपनी है वो 1 साल के अंदर अंदर इंसॉल्वेंट नहीं होगी। मतलब जब हमने डिक्लेरेशन दी है ऐसा नहीं है कि कंपनी 1 साल के अंदर अंदर दिवालिया हो जाएगी, कंपनी जो है वो अच्छी तरह से सॉल्वेंट है।
अगर, अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर हमारे शेयर्स, अगर उस कंपनी के शेयर्स जो बायबैक करने जा रही है, अगर उसके शेयर्स सेबी में, उसके शेयर्स जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, तो फिर उनको डेक्लेरेशन सिर्फ रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी, सेबी को देने की जरूरत नहीं है। सेबी को आप तब दोगे अगर आपके शेयर्स जो है वो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे। देन नेक्स्ट इज फिजिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ सिक्योरिटीज। अब कंपनी ने अपनी सिक्योरिटीज को बायबैक कर लिया, अब खरीद लिए उन्होंने अपने शेयर्स वापस, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको फिजिकली डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा उन सिक्योरिटीज को। कितने दिनों के अंदर अंदर? 7 दिन के अंदर अंदर। जैसे ही बायबैक कंप्लीट हुआ, उनके पास शेयर्स आ गए, तो उनको उन्हें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज फर्दर इशू आफ्टर द बायबैक। अगर कंपनी ने बायबैक कर लिए अपने शेयर्स, तो कंपनी जो है सेम तरह के शेयर का फर्दर इशू नहीं कर सकती, मतलब सेम काइंड ऑफ शेयर्स का नया इशू नहीं कर सकती जिसमें राइट शेयर्स भी इंक्लूडेड है। 6 महीने तक कंपनी जो है उसी तरह के सेम काइंड ऑफ शेयर्स नहीं दोबारा इसे इशू कर सकती जो उसने बायबैक करे हैं। लेकिन इसमें बोनस इशू या फिर स्वेट इक्विटी या फिर अगर कन्वर्ट किए जाते हैं प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, वो इंक्लूड नहीं है। लेकिन इसके अलावा और कोई फ्रेश इशू नहीं कर सकती है कंपनी सेम काइंड के, जिस तरह के उसने बायबैक करे हैं शेयर्स। Next is register of bought back securities. Where the company buys back its securities, it shall maintain a register. अब देखो, कंपनी ने अपने शेयर्स को वापस खरीद लिया, तो कंपनी एक रजिस्टर मेंटेन करेगी जिसमें वो लिखेगी कि हमने क्या शेयर्स खरीदे हैं, कितने शेयर्स खरीदे हैं, उसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन जो है वो रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाएगा। हमने क्या कंसिडरेशन पे करी है, मतलब हमने बदले में कितने पैसे दिए हैं उस शेयर्स को खरीदने के बदले में, कब हमने उनको कैंसिल किया है उस शेयर्स को, किस डेट को हमने उन शेयर्स को फिजिकली डिस्ट्रॉय करा है, मतलब खत्म करा है, सारी इंफॉर्मेशन उस रजिस्टर में मेंशन की जाएगी। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑफ बायबैक। अब कंपनी ने सारा ही प्रोसेस कंप्लीट कर लिया बायबैक का, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार और सेबी के पास एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा जिसमें सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी बायबैक के रिगार्डिंग। और ये रिटर्न जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर, जैसे ही बायबैक कंप्लीट हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर ही सबमिट करना पड़ेगा। देखो, अगर तो कंपनी लिस्टेड नहीं है, कंपनी के शेयर्स जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, तो कंपनी को ये जो रिटर्न है वो सिर्फ रजिस्ट्रार को ही फाइल करना पड़ेगा। अगर कंपनी के शेयर्स लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो ये जो रिटर्न है वो रजिस्ट्रार एज वेल एज सेबी दोनों को ही देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज पेनल्टी। अब देखो, अगर कंपनी कोई डिफॉल्ट कर देती है बायबैक के प्रोविजंस के रिगार्डिंग, तो उनको कुछ सजा भी तो मिलेगी ना। तो कंपनी और जितने भी ऑफिसर्स उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको फाइन हो सकता है, जो कि 1 लाख से कम नहीं होगा, और ये फाइन जो है 1 लाख से लेके 3 लाख तक एक्सटेंड हो सकता है, मतलब 3 लाख से ज्यादा नहीं जा सकता, 1 to 3 लाख तक होगा। अब कई बुक्स में ये भी मेंशन होगा कि इसमें सजा का भी प्रावधान है 3 इयर्स का, लेकिन अब इस चीज को हटा दिया गया है, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 में हटा दिया गया है। अब सजा का कोई वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फाइन ही लगेगा। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ सर्टेन सम्स टू कैपिटल रिजम्पशन रिजर्व अकाउंट। अगर कंपनी ने अपने शेयर्स को बायबैक करा है, खरीदा है फ्री रिजर्व्स में से, ठीक है, तो उसमें कंपनी ने जितने पैसे लगाए हैं बायबैक करने के लिए, अपनी शेयर्स को वापस खरीदने के लिए, उतने तक का अमाउंट उनको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा, और इस ट्रांसफर की डिटेल्स उनको अपनी बैलेंस शीट में भी शो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑफ बायबैक इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मनाही। कुछ केसेस में कंपनीज बायबैक नहीं कर सकती। वो कौन कौन से केसेस हैं? नो कंपनी शेयर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेज इट्स ओन शेयर्स थ्रू एनी सब्सिडरी कंपनी। मतलब कंपनी किसी सब्सिडरी कंपनी के थ्रू बायबैक नहीं कर सकती शेयर्स, या फिर अपनी ही सब्सिडरी के थ्रू नहीं कर सकती बायबैक, या फिर किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू शेयर्स को बायबैक नहीं कर सकती, या फिर अगर कंपनी ने कोई डिफॉल्ट करा है रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, अपने डिपॉजिट को रीपे करने में, या फिर इंटरेस्ट को पे करने में, या फिर डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने में कोई डिफॉल्ट कर दिया है, या डिविडेंड नहीं दिया शेयर होल्डर्स को, या फिर जो है लोन नहीं पे करा बैंक को, तो कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को बायबैक नहीं कर सकती। अब यहाँ पे एक और चीज है कि वो कंपनी भी अपने शेयर्स को बायबैक नहीं कर सकती अगर कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट करा है
इन प्रोविजंस के रिगार्डिंग, मतलब उसने सेक्शन 92, 123, 127 और 129 के प्रोविजंस को अगर फॉलो नहीं करा है तो कंपनी जो है वो बायबैक नहीं कर सकती। अब ये जो प्रोविजन सेक्शंस किस किस चीज के रिगार्डिंग है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ओके, सो आई होप आपको आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इन केस फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू।